हमने पहले पीरियड में काव्य 2 एक जगत एक लोक कविता सुनी थी, उसकी समझूती ली थी, उसके शब्दार्थ किए थे, बराबर। अब उसकी हम भाषा सज्जता सीखेंगे। भाषा सज्जता, इस पाठ में भाषा सज्जता क्या है, विराम चिन्ह को समझिए। आपको पता है कि हम जब पाठ लिखते हैं तो उसमें अलग अलग विराम चिन्ह आते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्गार चिन्ह। उद्गार चिन्ह को हिंदी में विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं, बराबर। तो ये सब चिन्हों की समझूती लेनी है। चलो तो हम शुरुआत करेंगे। तैयार हो ना आप सब? तो चल सबका ध्यान इधर चाहिए। चलो पहले हम सीखेंगे कि विराम चिन्ह, बराबर। उसका पहला चिन्ह है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम, जो हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, बराबर। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पे होता है। कोई भी वाक्य हो, जब वाक्य पूर्ण होता है तो उसमें हम पूर्ण विराम कहते हैं। जब गुजराती हो तो उसमें हम पूर्ण विराम एक बिंदी लगाते हैं, टपका लगाते हैं। और जब हिंदी होता है तब जब वाक्य पूर्ण होता है तो ऐसे ऊभी लाइन खींचते हैं, बराबर। जैसे कि मोहन ने पत्र लिखा, देखा यह स्टैंडिंग लाइन है, खड़ी लाइन है, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। सीता स्कूल नहीं गई, वाक्य यहाँ पूरा होता है। देखो इधर एक लाइन है, तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम सबको आता ही होगा कि पूर्ण विराम जब वाक्य पूर्ण होता है तब उसके अंत में एक लिटी खींची जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। चलो हम आगे का देखेंगे। चलो आपको अभी दिखता है, थोड़ा बड़ा करो। चलो कुछ नहीं, आपको इधर दिखेगा, बराबर। नहीं तो मैं बोलती हूँ, उस पर ध्यान देना। अब दूसरा आता है अल्प विराम। क्या आता है? अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने की संकेत देने के लिए होता है। जब हम पूरा वाक्य बहुत लंबा होता है तो बीच में हम अटकते हैं, रुकते हैं, तो उससे क्या चिन्ह आता है? अल्प विराम। जैसे कि मोहन दौड़ रहा था, थक गया। जैसे पूरा वाक्य फटाफट बोलेंगे तो कैसा लगा? मोहन दौड़ रहा था, थक गया, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बीच में हम थोड़ा रुकेंगे कि मोहन दौड़ रहा था, थक गया। तो था के बाद क्या आएगा? अल्प विराम। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा रुके। तो जब वाक्य पूरा होता है तो बीच में हम जब रुकते हैं तो उसे क्या, कौन सा चिन्ह रखना पड़ता है? अल्प विराम। देखो, राम, सीता और मोहन घर गए, तो राम के बाद अल्प विराम आया। क्यों? कि राम के बाद हम थोड़ा रुके। राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए, बराबर ना। लेकिन हम ऐसा बोलेंगे तो राम, सीता और मोहन घर गए, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो किसी भी वाक्य हो तो हमें थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ता है जब पूरा वाक्य लिखा जाता है। तो जब रुकते हैं उसे अल्प विराम कहते हैं। देखो, रोको मत, जाने दो। रोको मत, हम अटके ना, तो मत के बाद क्या आया? अल्प विराम आया ना, अल्प विराम। ऐसा पूरा क्यों? रोको मत, जाने दो, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। रोको मत, जाने दो, तो रोको के मत के बाद हम रुके तो उस पर क्या आएगा? अल्प विराम। चलो आपको अल्प विराम में पता चला। अब दूसरा आता है प्रश्न चिन्ह। वो तो आप सबको आता ही होगा। जब आप तो टीचर से बहुत सारे प्रश्न पूछते हो ना, टीचर ऐसा क्यों है, आज क्यों रजा है, आज क्यों रिसेस जल्दी नहीं पड़ी, तो जैसे आप प्रश्न पूछते हो तो उसके अंत में कौन सा चिन्ह लगता है? प्रश्नार्थ चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगता है? ऐसे देखो, प्रश्नार्थ चिन्ह ऐसा होता है। आप गुजराती में या हिंदी में आपको प्रश्न पूछते हैं तो उसके अंत में भी एक प्रश्नार्थ चिन्ह लगते हैं। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्क्स ऑफ इंटरगेशन, बराबर। तो किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग के लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि क्या तुम विद्यालय गए थे? मैंने आपको प्रश्न पूछा, क्या तुम विद्यालय गए थे? तो गए थे के अंत में क्या आया? प्रश्नार्थ चिन्ह। दूसरा, तुम क्या करते हो? मैंने प्रश्न पूछा, तुम क्या करते हो? तो प्रश्न पूछा, उसके बाद में क्या आएगा? प्रश्नार्थ चिन्ह। आज आपने हिंदी का गृह कार्य किया, प्रश्न पूछा ना, तो जो प्रश्न पूछते हैं उसके अंत में क्या लगता है? प्रश्नार्थ चिन्ह। चलो अब आगे जाते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक, गुजराती में हम उसको उद्गार चिन्ह कहते हैं।
पता होगा आपको, गुजराती में आप चिन्ह सीखे होंगे। तो गुजराती में उसको हम क्या कहते हैं? उद्गार चिन्ह। और हिंदी में उसको क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, यानी कि नवाय, हम आश्चर्य, हम किसी भी वस्तु जानते हैं तो कभी कभी हमको आश्चर्य होता है, ये कैसे हुआ? तो उसके पीछे का क्या लगना चाहिए? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसको गुजराती में उद्गार चिन्ह कहते हैं। जैसे कि आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस प्रयोग होता है। जैसे कि अरे, बाप रे, वाह, शायद, आहा, बराबर। ऐसे जो शब्द होते हैं, आहा कितना अच्छा फूल है, बराबर, वाह आज तो तू पास हो गया। तो ऐसे जैसे नवाई आश्चर्य प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द होते हैं तो उससे हम विस्मयादिबोधक कहते हैं। उसका चिन्ह कैसा होता है? एक खड़ी लाइन होती है और उसके नीचे एक बिंदी होती है, उसको उद्गार चिन्ह या विस्मयादिबोधक कहते हैं। देखो इधर ये चिन्ह दिखता है आपको, है ना? वाह, आपने तो कमाल कर दिया, अरे क्या हो गया, बराबर। तो ऐसे जब चिन्ह आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। चलो अब आगे जाते हैं। आपका ध्यान इधर है ना, देखो ध्यान से। योजक चिन्ह, अब कौन सा नया चिन्ह आएगा? योजक चिन्ह। योजक यानी इंग्लिश में इसको डैश कहते हैं, सिंपल से हम डैश करते हैं ना, वो स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन मतलब कि आड़ी रेखा, बराबर। तो आड़ी रेखा जब खींचेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? योजक। क्या बोलते हैं? योजक। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। सामाजिक, जो समानार्थी हो या विरोधी शब्द हो, उसे जोड़ने के लिए हम छोटी सी अंदर डैश करते हैं, यानी छोटी सी लिटी करते हैं, बराबर। तो उसको योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि सुख दुख, तो देखो सुख दुख के बीच में एक छोटी सी लिटी आई। माता पिता, माता पिता के बीच में एक छोटी सी लिटी आई। पाप पुण्य आई इसकी लिटी। देश विदेश, तो इसके ऊपर बीच में लिटी आई। तो ऐसे जो वाक्य बनते हैं तो इसमें छोटी सी हम लिटी खींचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। जैसे कि सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, तो सुख दुख शब्द आया तो सुख और दुख के बीच में एक छोटी सी लिटी खींचे गए, बराबर ना। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है, तो माता पिता दोनों शब्द विरुद्ध है, माता और पिता, तो उसमें भी एक छोटी सी लिटी खींचे गए, बराबर। ऐसे आपको दो तीन शब्द बनाने हैं और लिखने के भी है। चलो अब आगे जाएंगे। निर्देशक, ये योजक और निर्देशक दोनों में संकेत सेम ही है। निर्देशक में भी नानी डैश आएगी, यानी स्मॉल लिटी आएगी, और योजक चिन्ह में भी छोटी सी एक लिटी आएगी, बराबर ना। दोनों में तफावत क्या है? योजक चिन्ह जो समानार्थी और विरोधी शब्द है उसके बीच में लिखा जाता है, और निर्देशक शब्द जब कोई पढ़ता है, कोई वार्ता कहता है, बराबर, उसने मुझे कहा कि, तो जब वो वहाँ रुकता है तो ये निर्देशक शब्द आता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे कि मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे। ग्राहक, आप जब गुजराती या हिंदी में जब एक कहानी वार्ता जैसे सुनते हैं तो उसमें दो तीन लोग होते हैं, तो कहते हैं ग्राहक के बाजू में एक छोटी सी लिटी खींची होती है, तो हम क्या बोलते हैं? ग्राहक ने कहा। जैसे निर्देशक शब्द करने के लिए छोटी सी लिटी खींची जाती है। जैसे कि देखो इधर, ग्राहक इस पुस्तक का क्या मूल्य है? तो ग्राहक के बाद एक छोटी सी लिटी खींची है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्राहक ने कहा इस पुस्तक का क्या मूल्य है? दुकानदार के बाजू एक छोटी सी लिटी है, यह 25 रुपये की है, तो दुकानदार के बाजू में एक छोटी सी लिटी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कि दुकानदार ने कहा, बराबर। तो निर्देशक जब कहानियाँ होती है, जब नाटक जैसा होता है, तो एक छोटी सी लिटी वहाँ खींचते हैं, तो उसे निर्देशक शब्द कहते हैं। तो योजक और निर्देशक में आपको पता चल गया। चलो अब आगे जाते हैं। कोष्टक। कोष्टक किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे कि अध्ययन, आपको पाठ में ऐसे शब्द दिए गए होंगे, बराबर। जैसे कि अध्ययन, तो अध्ययन का शब्द आपको पता नहीं है, तो उसका शब्द का बाजू में कोष्टक पाके लिखा होता है पढ़ना, बराबर ना। तो अध्ययन यानी पढ़ना, तो वो छोटा सा कोष्टक पाके लिखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक। तो अध्ययन यानी पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। जैसे कि विरोधी शब्द लिखिए, लेकिन विरोधी का हिंदी में दूसरा क्या होता है? विलोम शब्द। कौन सा शब्द होता है? विलोम। तो विरोधी के बाजू में काउंस में क्या लिखा जाता है? विलोम। तो उसे क्या कहते हैं? कोष्टक। गुजराती में कौंस कहते हैं, बराबर, और इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं, और हिंदी में उसे क्या कहते हैं? कोष्टक। क्या कहते हैं? कोष्टक।
चलो अब आगे सीखेंगे अवतरण चिन्ह। बराबर, आपको गुजराती में सीखेंगे और हिंदी में भी सीखेंगे। अवतरण चिन्ह दो तरह के होते हैं, एक इकहरा और एक दूहरा। इकहरा यानी एक ही अवतरण चिन्ह होता है और दूहरा यानी दो दो अवतरण चिन्ह होते हैं। देखो बताया गया इकहरा, देखा इकहरा, आप अपनी चौपड़ी में बुक में भी देखेगा तो आपको पता चलेगा। इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना, पुस्तक के शीर्षक आदि के उल्लेख करने के समय किया जाता है। किसी पुस्तक के बारे में, कोई पुस्तक का नाम हो, कोई महात्मा या कोई बड़े पुरुषों का नाम आता है, किसी ने कोई बोध वाक्य कहा होता है, कोई सुविचार होता है, तो हमें इकहरा शब्द कहा जाए, इकहरा शब्द चिन्ह का उपयोग करते हैं। देखेंगे समझदार ननी पाठ के लेखक शंकर सुल्तानपुरी, समझदार ननी पाठ आया तो उसमें इकहरा अवतरण चिन्ह लगाया। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, किसी का उपनाम भी होता है तो उसे भी इकहरा शब्द को चिन्ह करते हैं। देखा आया ना, तो इतना ही याद रखना, इकहरा हो तो किसी छोटे छोटे शब्द या छोटे छोटे वाक्य में इकहरा शब्द का उपयोग होता है। और दूहरा शब्द किसी व्यक्ति के कथन के मूल रूप में अद्भुत करने के लिए दूसरे अवतरण के चिन्ह को किया जाता है। कोई महात्मा गांधी या कोई भी नेता ने कोई बोध दिया होता है तो उसमें हम डबल यानी कि दोहरा अवतरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा है प्रार्थना ही आत्मा का खुराक है, बराबर, ये महात्मा गांधी ने कहा था। तो ये हमारे जीवन में उपयोगी एक सुविचार है कि प्रार्थना ही आत्मा का खुराक है। तो वो हम किस कोष्टक में लिखेंगे? दोहरा अवतरण चिन्ह में। किसमें लिखेंगे? दोहरा अवतरण चिन्ह। शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान, तो वो भी हमारे जीवन में उपयोगी है। तो जय जवान जय किसान, तो वो भी हम किस में लिखेंगे? दोहरा अवतरण चिन्ह में। किसमें लिखेंगे? दोहरा अवतरण चिन्ह में। चलो आपको ये पता चला। अब लास्ट आता है चलो आपको दिखा देता है ना। चलो आपने आप कि कौन कौन से चिन्ह देखे? पहले पूर्ण विराम देखा, फिर अवतरण चिन्ह देखा, फिर योजक चिन्ह देखा, फिर निर्देशक चिन्ह देखा, फिर इकहरा दोहरा विराम चिन्ह में आपने दो प्रकार के सीखे, इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। फिर कोष्टक, निर्देशक, योजक, प्रश्न चिन्ह, अल्पविराम, ये सारे चिन्ह आपने सीखे। अब अंत में ये चिन्ह आपको अपने आप लगाने हैं। फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ, छी छी तुमने यह क्या किया। हमको ऐसे जब नवा आश्चर्य होता है तभी हमको ये चिन्ह लगते हैं ना। तो छी 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 के बाद क्या आएगा? विस्मय बोधक चिन्ह। कौन सा आएगा? विस्मय बोधक चिन्ह। तुमने यह क्या किया? यह भी विस्मय बोधक चिन्ह। वैसे ने महंत से कहा घर चलो, हम पूरा आके बोल गए। वैसे ने मयंक से कहा घर चलो, कहाँ रुके? वैसा ने मयंक से कहा घर चलो, तो कहाँ रुके? कहाँ। तो कहाँ के बाद क्या आएगा? अल्पविराम और घर चलो के अंत में पूर्ण विराम। वह मजा आ गया, बराबर, वह मजा आ गया। वह शब्द आपको पता चल गया होगा कौन सा चिन्ह आएगा? विस्मय आदि बोधक। और मजा आ गया जब आपका पूर्ण होता है पूर्ण विराम। अरे तुम नहीं गए, अरे के बाद भी क्या आएगा? विस्मय आदि बोधक। क्या आएगा? विस्मय आदि बोधक। तुम नहीं गए और यहाँ प्रश्न पूछा, तुम नहीं गए, तो प्रश्न चिन्ह आएगा। तो चला फिर ये अंत में आपको एक कलर पूरना है, अपनी चौपड़ी में कलर पूरना है और उसका भी एक फोटो निकालना है, बराबर। तो आपको ये भाषा सज्जता में समझ पड़ गई। ये पूरी भाषा सज्जता आपने नोट में लिखने की है और याद करने की है। चलो धन्यवाद।